हेलो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी। कोमल सक्सेस पॉइंट पर आपका स्वागत है। देखिए, आज जो देश में जो वर्तमान हालात है उस पर हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मतलब ये मानना है कि जो ये दौर चल रहा है ये परिस्थितियों से घिरा हुआ है। यानी कि यूँ कह सकते हैं, विडंबना की बात तो ये है कि स्थिति और परिस्थितियाँ दोनों एक दूसरे के अनुकूल हैं। अब आज हम बात करते हैं एक ऐसे किसान से जो कि एक स्टूडेंट है फिजिक्स के मैं बायो का स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम अमनदीप है और आज मैं सुदेश जी का धन्यवाद चाहता हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया है कोमल सक्सेस पॉइंट में। सभी भाइयों को राम राम, वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल जी। तो मैं अक्सर क्या है कि ऐसे वीडियोस लाता रहता हूं जिसमें इंटरव्यूज़ बहुत कम होते हैं, तो मैं भूल गया था कि बायो की स्टूडेंट है। तो बायो की स्टूडेंट, और आपको जान करके आज आश्चर्य होगा कि ये बायो के स्टूडेंट होने के साथ साथ किसानी करते हैं, यानी कि खेती करते हैं। मैंने एक दिलचस्प किस्सा सुना था इनसे, और जब मेरी बात हो रही थी इनसे तब मैंने सुना था कि इन्होंने बहुत कम ज़मीन के अंदर, मतलब बहुत कम ज़मीन के अंदर इतनी गेहूं की पैदावार इन्होंने उठाई है कि काबिले तारीफ़ है। तो सबसे पहले तो ऐसे किसान को धन्यवाद जिन्होंने भारत देश को एक दिशा बताने की कोशिश की है। पहला प्रश्न आपसे यही आता है कि क्या आपने उस खेती में किसी प्रकार की यूरिया, खाद, बीज कुछ आपने डाला, उपयोग किया उसके अंदर? सर, उसमें यूरिया का भी उपयोग किया और उसके साथ ऑर्गेनिक जो पदार्थ थे उनका उपयोग भी किया, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ के ज़्यादातर लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये रहती है कि उसमें ऑर्गेनिक ज़्यादा था, उसकी जो गेहूं की क्वालिटी थी वो ज़्यादा थी और उसका जो उत्पादन था वो भी बहुत अधिक था कम जगह के ऊपर। आपके मन में क्या विचार है जब आपके जो पड़ोसी थे, जब वो आपसे मतलब आप उनसे मिला करते थे, तब आपके मन में विचार है कि ये इतना मतलब इस पे ध्यान दे रहे हैं, इतना कुछ डाल रहे हैं और मैं एक नॉर्मल तरीके से खेती कर रहा हूँ, तो आपके मन में उस वक्त क्या विचार आया? जैसा कि आप जानते हैं कि आधुनिक युग है और आधुनिक उपकरण आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार अपने जो गेहूं की बुआई की तो सारा आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया और उसके साथ यानी कि फसल को टाइम पर जो खाद, बीज और स्प्रे जो खरपतवार होते हैं उनको नष्ट करने के लिए टाइम पे A to Z जो फसल को संभालने का काम किया। और जैसे कि आपको मालूम होगा कि जब फसल का अंतिम दौर रहता है तो अपने क्या है, मौसम बहुत ज़्यादा एरिया में ख़राब रहता है। कोई भी हो फसल का कोई भी एरिया हो तो उसके में क्या बारिश हो जाए या गड़े आते हैं, यानी कि ओलावृष्टि के कारण भी फसल का बहुत बड़ा नुकसान होता है। और उन सभी चीज़ों का मद्देनज़र रखते हुए हमने इसमें जो जिंक है, सल्फ़र है और पोटाश का उपयोग किया था हमने। एक बात बताइए, आपने अपनी बात में बताया कि ओलावृष्टि होती है। जब ओलावृष्टि होती है तो हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर्स में हेडलाइन बन जाती है कि फलाने क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई है। यूँ कह सकते हैं कि किसान बर्बाद हो गया है, बहुत बड़ी बड़ी हेडलाइन बनती है। और ये भी कहा जाता है कि उनको मुआवजा वगैरह मिलता है। तो आपके उस तरफ, उस एरिए में, गड़साना एरिए में अगर आपकी ओलावृष्टि हुई तो आपको सरकार की तरफ से कुछ फ़ायदा मिला इसका, या फिर ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था? सरकार की तरफ से इसका कोई बड़ा फ़ायदा नहीं होता है। जैसे कि आज 25 बीघे किसान के पास फसल है तो उसका क्या है कि अगर ओलावृष्टि होने के कारण अगर नष्ट होती है तो उसका ओनली 27,000 रुपया ही मिलता है, जो कि फसल की आमदनी का बहुत ज़्यादा। तो मुझे ये बताइए कि मतलब ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, यानी कि ये एक महत्वपूर्ण सवाल है आपसे, और आप एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट के साथ साथ आप किसानी मतलब खेती करते हैं। तो सबसे बड़ा दर्शकों ये भी एक प्रश्न निकल कर के आता है कि जब हम बीज को बोते हैं तब वही बीज है जो 12-13 हज़ार रुपये, 14 हज़ार रुपये आता है, और जब हम उस बीज को निकाल करके जब बाज़ार तक लेके जाते हैं, मंडी तक लेके जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3800 रुपये या फिर 3500 रुपये के तक वो सीमित रह करके मतलब बिकता है। तो ये प्रश्न मेरा है, और मूल प्रश्न, और इसको यक्ष प्रश्न कह सकते हैं आप, कि इतना बड़ा डिफरेंट क्यों? इसमें सर सबसे बड़ी बात ये है कि इस पे टैक्स बहुत ज़्यादा लगाया जाता है। जैसे कि आज कोई भी बीज है उस पर कोई भी उपकरण खरीदो उसमें स्टेट GST अलग से लगेगी, सेंटर GST अलग से लगेगी। तो जैसा कि इस बार लोगों ने जौ की बुआई है, जो जौ होते हैं उसकी बहुत ज़्यादा बुआई की थी। तो जब जौ की बुआई कर रहे थे तब उसका जो बीज था वो 1 क्विंटल लगभग 3,500-4 हज़ार था, और जो जौ आम जो किसानों के रेट था वो 1,800 रुपये पर क्विंटल था। लेकिन जब भी जौ का निकाला गया, किसानों ने फसलों को निकाला, तब जौ का रेट लगभग 1,300 से लेकर 1,200 रह गया। तो यह सरकार से बहुत बड़ी, यानी कि कहना होगा कि जब भी सरकार गवर्नमेंट तरीके से फसल को नहीं खरीदती है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर फसल को दे दी जाती है और वो अपनी मनमर्जी का रेट देते हैं।
जो कि एक सरकार से गुजारिश है कि हर फसल के सरकारी रेट बांधे जाएं और किसानों को पर्याप्त मूल्य प्राप्त हो सके। अच्छा, ठीक है, ये आपकी बात बहुत ही अच्छी है और हम चाहेंगे कि सरकार हमारी बात को सुने और हमारी बात को रखे। अब आप ये बताइए कि आपने जिस हिसाब से अपनी खेती में आपने बहुत सा अन्न प्राप्त किया, तो एक किसान होने के नाते और एक स्टूडेंट होने के नाते ये बताइए कि स्टूडेंट और किसान के बीच में कितना बड़ा फ़र्क है। यानी कि स्टूडेंट अपनी लाइफ में स्ट्रगल करता है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, स्ट्रगल कर रहे हैं, यानी कि आप भी स्टूडेंट हैं, हम भी स्टूडेंट हैं, तो स्ट्रगल करते हैं, लेकिन क्या किसान की लाइफ में भी स्ट्रगल है क्या, ये बताइए। किसान की लाइफ में बहुत बड़ा स्ट्रगल है, क्योंकि अपने खेती की अच्छी आमदनी तो ही प्राप्त कर सकेंगे अगर अपने खेत में लगातार काम करें और टाइम टू टाइम काम करें। इसमें रेगुलेटरी होनी बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण खेती बहुत बढ़िया होती है। लेकिन इसमें टाइम टू स्प्रे करना, टाइम टू पानी लगाना, ठीक है, ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर अपने जैसे कि पानी लगा रहे हैं फसल को, अगर आपने ज़्यादा गैप डाल दिया या किसी कारणवश, जैसे नहर का पानी है, अगर नहर के पानी में अगर क्या है कि पानी अगर थोड़ा सा लेट हो जाए तो इसमें फसल की आमदनी पर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है और फसल का जो उत्पादन है वो कम होता है। आपसे जाते जाते एक प्रश्न और है, वो प्रश्न ये है कि मतलब हम जो खेती करते हैं इसके अंदर हमें मतलब ऑर्गेनिक और ये जो सारी चीज़ें जो बाज़ारों में जो मिलती है, यानी कि एक जो केंचुआ खाद होती है, यानी कि काफ़ी किसान इस पर काम भी करते हैं, काफ़ी किसान, लेकिन जो मार्केट से जो चीज़ मिलती है तो वो क्या चीज़ कितना इफ़ेक्ट करती है, वो चीज़ हमें लेनी चाहिए, या फिर जो वो एक खाद्य प्रणाली है जो मतलब जिसको कहते हैं कि घरेलू, वो चीज़ उपयोग में लेनी चाहिए, यानी कि शुद्ध, है ना। तो आपको ये भी पता होगा कि जैसे मान लीजिए आप कोई ऐसे लोग होते हैं, बड़े लोग, जो किसान की मतलब गेहूं है वो ख़रीदने के लिए वो उसी किसान के पास जाते हैं जिसके अंदर खाद बीज का उपयोग न किया हो, बल्कि केंचुआ खाद का उपयोग किया हो, घर की खाद का उपयोग किया हो। तो इसके बारे में आप एक ज़रा थोड़ा सा प्रकाश डालिए। इसमें तो सबसे बड़ी बात सर ये निकल के आती है कि अपने को ज़्यादातर आधुनिक जो युग में खादें आ रही हैं उनका उपयोग, जैसे डीएपी है, डीएपी का उपयोग बहुत ही कम करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे कि एक नशेड़ी बंदा होता है वो एडिक्ट हो जाता है नशे के, इसी प्रकार जो भूमि है, जो मिट्टी है, वो डीएपी की एडिक्ट हो जाती है। अगर डीएपी नहीं डालेंगे तो फसल बढ़िया नहीं होगी। इसलिए किसान भाइयों से मेरी यही विनती है कि अपने जो पशुओं का गोबर होता है अत्यधिक मात्रा में उसका उपयोग करें। आप गोबर को बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठा करके उसको यानी कि बराबर लेवल में करके उसके ऊपर बहुत अधिक मात्रा में पानी को छोड़ा जाए और उसको जो मिट्टी में मिक्स करके और उसके बाद जो पूरा खेत है उसमें उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में डाल दिया जाए, जिसके कि इसका असर भी जो केमिकल खाद है उसकी तुलना में बहुत अधिक समय तक रहता है। लगभग गोबर गैस का असर 2.5 से 3 साल रहता है और फसलों को जो इनकी क्वालिटी है वो भी बढ़ती है और अपने जो आधुनिक डीएपी, यूरिया, सुपर का उपयोग कर वो होता है यूज, वो भी बहुत कम होता है। बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे चैनल पे एक यक्ष प्रश्न यह भी है कि आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आके कैसा लग रहा है? हमें इस प्लेटफॉर्म पर आके बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि किसान भाइयों को इसके मध्य से जानकारी मिल रही है। तो आप एक गुजारिश करेंगे अपने दर्शकों से कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें? हमारे दर्शकों से और किसान भाइयों से यही है कि इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें और ज़्यादा संख्या में शेयर करें, क्योंकि इसमें आपको समय समय पर मोटिवेशन मिलता रहेगा और आपको यानी कि जो दुनियादारी है, जो दुनिया का नॉलेज है वो मिलता रहेगा। कोमल सुदेश जी, आपका धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़े और आपने जुड़ करके इतनी अच्छी बातें सीखी है। उम्मीद करते हैं आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। और जाते जाते एक बात कहना चाहता हूं, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।